Hi guys, welcome to Adventure Classes. Today we discuss on anaerobic respirations, fermentations, reaction quotient, RQ and पेंटोज फॉस्फेट पाथवे ट्रिपल बी। इससे पहले के जो भी सेशंस हैं जैसे सेलुलर रिस्पायरेशंस की हम बात कर रहे हैं, ग्लाइकोलाइसिस की बात करें, लिंक रिएक्शंस की बात करें या क्रेब्स साइकिल्स और एटीएस की, ठीक है ना। ये प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं, हम सभी का लिंक वीडियो में ऑलरेडी डाल चुके हैं, ठीक है ना। डाला हुआ वीडियो में आप देखें, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसमें सभी वीडियो का लिंक डाला हुआ है, ठीक है ना। तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, ठीक है ना। अगर प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखा है तो आपको आगे नहीं समझ में आ सकता है, ठीक है ना। इसलिए आप मेरे चैनल में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, ठीक है ना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या है सबका लिंक दिया हुआ है, ठीक है। आप वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। हम टुडे बात कर रहे हैं एनारोबिक रिस्पायरेशन के पहले, ठीक है। एनारोबिक रिस्पायरेशन का मतलब क्या हुआ, जैसे हमने आपको बात किया था सेलुलर रिस्पायरेशन में, ठीक है ना। तो सेलुलर रिस्पायरेशन में हमने क्या बात किया था कि दो तरह के सेलुलर रिस्पायरेशन होंगे, एरोबिक रिस्पायरेशन और एनारोबिक रिस्पायरेशन, ठीक है ना। एरोबिक रिस्पायरेशन कहाँ हो रहा था, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के बीच में, ठीक है ना, ठीक है। और एनारोबिक कहाँ होगा, जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा, यानी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की हम बात कर रहे हैं, तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में नहीं रहेगा, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, एरोबिक शो करेंगे, ठीक है। लेकिन हम अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें, ईस्ट की बात करें, तो यहाँ पे क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन भी नहीं होगा, ठीक है ना। और ऑक्सीजन नहीं होगा तो क्या होगा, एनारोबिक रिस्पायरेशन, ठीक है ना। तो एनारोबिक रिस्पायरेशन सबसे पहले हम बात करते हैं कहाँ, ईस्ट की हम बात करते हैं, ठीक है ना। ईस्ट हो गया, या हम बैक्टीरिया, तो सारे बैक्टीरिया की हम बात नहीं कर रहे हैं, पहले हम ईस्ट की बात करते हैं। ईस्ट में देखिए क्या होता है, देखिए बात, जैसे अगर ग्लूकोज है, ठीक है ना, तो ग्लूकोज जब ग्लाइकोलाइसिस करेगा, ठीक है ना, तो ग्लूकोज जब ग्लाइकोलाइसिस हुआ होगा तो क्या बनाएगा, ये पायरुविक एसिड बनाएगा, ठीक है ना। ये पायरुविक एसिड बनाएगा, कितना, 3 कार्बन का है, ठीक है। ये पायरुविक एसिड बनाने में क्या होता है कि यहाँ पे क्या बन रहा था, 2 ATP बन रहा था, ठीक है, सबसे लेवल फॉस्फोरिलेशन से, ठीक है। और क्या बन रहा था, 2 NADH2 बन रहा था, ऑक्सीडेटिव लेवल फॉस्फोरिलेशन पे जाएगा, ठीक है ना। क्या होता है, ये जो पायरुविक एसिड बना है, 2 पायरुविक 2 मॉलिक्यूल्स बन रहा है यहाँ पे, तो 2 मॉलिक्यूल जब बनता है तो यहाँ से क्या होता है, इससे क्या होगा, यहाँ से डीकार्बोक्सिलेशन होगा, यानी CO2 रिमूव होगा, ठीक है। ठीक है ना। एंजाइम की हम बात करें तो कौन सा होगा, डीकार्बोक्सिलेज, ठीक है। और जब यहाँ पे CO2 रिमूव हो रहा है, 2 मोलिक्यूल CO2 रिमूव होंगे तो क्या बनेगा, एसिटल्डिहाइड, ठीक है ना। तो एसिटल्डिहाइड कितना, 2 कार्बन का, ठीक है ना। ये एसिटल्डिहाइड तो क्या है, जो ये NADH2 मॉलिक्यूल्स है, ये क्या करेगा, इसको रिड्यूस कर देगा, ठीक है ना। और ये रिड्यूस करने के बाद क्या बनाएगा, आपको C2H5 यानी इथाइल अल्कोहल, ठीक है ना। तो यहाँ क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो साइटोप्लाज्म में क्या होगा कि इसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, और रिड्यूस करके क्या बना देगा, इथाइल अल्कोहल बना देगा, ठीक है ना। ये नॉर्मल है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करते हैं बैक्टीरिया के लैक्टिक एसिड की हम बात करते हैं, ठीक है ना, कि लैक्टिक एसिड जब फॉर्मेशन होता है तब की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां भी क्या होगा,
ग्लूकोज है, ठीक है ना। ग्लूकोज से क्या बन रहा है, पायरुविक एसिड बन रहा है, 2 मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड बना, 2 मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड साथ में क्या बनाएगा यहाँ पे 2 ATP, कहां से, सबसेट फॉस्फोरेशन से, ठीक है। 2 बनाएगा क्या, 2 मॉलिक्यूल्स NADH2, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो पायरुविक एसिड बना 2 मॉलिक्यूल्स बना, तो यहाँ पे पायरुविक एसिड से क्या होता है कि यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होगा, यहाँ पे सिंपली का जो पायरुविक एसिड को क्या करेगा, इसको और रिड्यूस करके और क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड, ठीक है। ये आपको सिंपली क्या करेगा यहाँ पे, इसको क्यों, क्योंकि साइटोप्लाज्म में इसको रिड्यूस करा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे क्या है, नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या है, एनारोबिक रिस्पायरेशन। तो एनारोबिक रिस्पायरेशन में हमें कितना मिला, सिर्फ 2 ATP मिला, जो डायरेक्ट बन रहा था, ठीक है ना। यहाँ भी क्या है, हमें 2 ATP मिलेगा, ठीक है ना, पास में यार। तो ये फॉर्मेट जो आपको एनारोबिक रिस्पायरेशन है, तो एनारोबिक रिस्पायरेशन कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म हो रहा है, क्योंकि आपको बता दें कॉमन पाथवे, अगर साइटोप्लाज्म में हो रहा है तो ह्यूमन की हम बात करें तो ह्यूमन में क्या होता है, ह्यूमन के मसल्स में हमने आपको बताया था कि जब आप हैवी वर्क करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, जिम वगैरह करते हैं, कहीं वॉकिंग पे चले गए, आप दौड़ रहे हैं, ठीक है ना, तो वहां पे क्या होता है, मसल्स में क्या होता है, क्रम्पिंग होती है, मसल्स में आपको दर्द करता है, तो मसल में दर्द क्यों कर रहा है, क्यों, क्योंकि वहां पे जो माइटोकॉन्ड्रियल सेल्स है मसल में, क्यों, क्योंकि हर आप कोई भी, जैसे आप जिम में जा रहे हैं तो कोई पार्टिकुलर मसल्स पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो कोई पार्टिकुलर मसल्स आपको बनाना है, तो वहां पे क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया तो है, लेकिन वहां पे क्या, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो गई, तो ऑक्सीजन की जब डिफिशियंसी हो जाता है तो वहां पे क्या होता है कि जो ग्लूकोज से जो कंप्लीट ATP बनना चाहिए था, पायरुविक एसिड बना, कंप्लीट साइकिल चलना चाहिए था, लिंक ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल्स, वहां पे वो नहीं बने, क्या बनाता है, सिंपली लैक्टिक एसिड बनाता है, ठीक है ना। और जब तक आपके मसल्स में लैक्टिक एसिड है, जब तक आपके मसल्स के सेल्स में लैक्टिक एसिड है, तब तक आपको पेन होगा, ठीक है ना। अगर फिर वो डिफ्यूज कर जाएगा तो क्या होगा, आपको पेन नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये कंडीशन होता है कहाँ, आपको एनारोबिक रिस्पायरेशन से, ठीक है ना। आप इसको लिख लीजिए, ठीक। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, फर्मेंटेशन की। ठीक है ना, जो अगर हम फर्मेंटेशन की बात करते हैं, ठीक है ना, तो फर्मेंटेशन भी क्या है, ये सिमिलर टू क्या है, एनारोबिक रिस्पायरेशन, ठीक है ना। ये क्या है, सिमिलर टू एरोबिक रिस्पिरेशन, ठीक है ना। ये क्या है, एनारोबिक रिस्पायरेशन का सिमिलर होता है, ठीक है ना। तो जो सिमिलर की हम बात करते हैं, लेकिन ये सिमिलर है, ठीक है ना। तो आपने देखा कि जो रिस्पायरेशन है एनारोबिक अलग होता है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, ठीक है, एरोबिक के ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होता है, ठीक है। तो ये सिमिलर कहने का मतलब ये नहीं कि कंप्लीटली सिमिलर है, ठीक है ना। ये जो फर्मेंटेशन होता है आपको 2 तरह के हैं, एक तो होता है आपको एरोबिक, ठीक है ना, और दूसरा क्या होगा, एनारोबिक, ठीक है ना। तो एरोबिक भी हो रहा है और एनारोबिक भी हो रहा है, ठीक है। एक कंडीशन हुआ। तो एरोबिक और एनारोबिक क्यों हो रहा है, क्योंकि आप कैसा सब आप जो बैक्टीरिया आप यूटिलाइज कर रहे हैं, एरोबिक बैक्टीरिया यूटिलाइज कर रहे हैं या एनारोबिक बैक्टीरिया यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे क्या होता है, अपन फर्मेंटेशन को क्लासिफाइड करते हैं, ठीक है ना। अगर हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं तो बैक्टीरिया की बेसिस पे हम बात करें तो फर्मेंटेशन, जैसे आप कुछ भी चीज बनाना चाह रहे हैं, ठीक है ना, क्या देखो कुछ कंपोनेंट जो होते हैं क्या होता है बैक्टीरिया के लिए हार्मफुल होते हैं, और कुछ कंपोनेंट क्या है बैक्टीरिया के लिए हार्मफुल नहीं होते हैं, ठीक है। तो उसके बेसिस पे भी क्या होता है कि हम 2 क्लासिफाइड करते हैं, 2 टाइप में क्लासिफाइड करते हैं, किसको, फर्मेंटेशन को,
ठीक है ना, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर। ठीक, इंट्रासेलुलर कहने का मतलब क्या है कि देखो जैसे मान के चलो ये कोई माइक्रोब्स है, ठीक है ना, ये माइक्रोब्स है, कोई बैक्टीरिया है, ठीक है। आप चाहते हो कि हम विटामिन का सिंथेसिस करना चाहते हैं, विटामिन का फॉर्म प्रोडक्शन हम बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो विटामिन का आप प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि हो सकता है कि जैसे कोई मान के चलो हम प्रोटीन्स की बात करें या कोई हार्मोन्स की बात करें, ठीक है, सिंपली हम इंसुलिन की बात करें, ठीक है ना। तो इंसुलिन की आप प्रोडक्शन बढ़ाना चाह रहे हो, क्यों? क्योंकि इंसुलिन अगर कोई ह्यूमन से या कोई एनिमल से ले रहे हैं तो क्या ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप बैक्टीरिया के थ्रू अगर मान के चलो उसका प्रोडक्शन आप बढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है। बेसिकली देखो प्रोडक्शन बढ़ाने का मकसद क्या है, ताकि मार्केट में सभी को एक तो अवेलेबल हो सके, ठीक है। दूसरा क्या है, उसका जो प्रोडक्शन जो कॉस्ट है, मार्केट जो प्राइस है वो क्या कम हो सके, ठीक है ना। तो दो मेन मोटो होता है किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन को बढ़ाने का, ठीक है। आप चाहते हो कि मार्केट जो इंसुलिन का जो है, इंसुलिन हम चाहते हैं कि मार्केट में ज़्यादा है, ठीक है, उसके प्रोडक्शन हम बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। तो उसकी प्रोडक्शन आप बढ़ाना चाहते हैं तो उसके अनुसार क्या आप बैक्टीरिया यूटिलाइज करोगे, यही ना। तो हम इंट्रासेलुलर की बात कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि प्रोडक्शन किसको करना है, इंसुलिन को करना है, इंसुलिन, ठीक है। तो इंसुलिन आपको पता है कि हमारे बॉडी में कौन बनाता है, ये पैनक्रियाज है, ठीक है ना। पैनक्रियाज कौन बनाता है, इसमें 3 तरह के सेल्स आपको पता है, अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल। ये बीटा सेल जो होता है क्या होता है, इंसुलिन का प्रोडक्शन करता है, ठीक है ना, सिंथेसिस इंसुलिन करता है। आप क्या करोगे, जो जीन इंसुलिन का सिंथेसिस कर रहा है वो जीन को वहां से आप कट आउट करोगे, एक वेक्टर का फॉर्मेशन करोगे। मान के चलो कि आपने ये वेक्टर बनाया, ठीक है, ये जीन इंसुलिन वाला जीन है, आई जीन, ठीक है। ये इंसुलिन का प्रोडक्शन करता है ये जीन, इसका क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन का प्रोटीन सिंथेसिस होगा, इंसुलिन बनेगा, ठीक है। आपने क्या किया, इस वेक्टर को क्या है, आपने बैक्टीरिया में कर दिया। बैक्टीरिया क्या करेगा, 20 मिनट्स में क्या करेगा, रिप्लिकेट कर देगा, ठीक है, रिप्लिकेट करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस भी कर देगा, ठीक है, ट्रांसलेशन हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं जैसे इसमें क्या है, इसके साइटोप्लाज्म में क्या है, बहुत सारे इंसुलिन आ गए, इंसुलिन, ठीक है ना। अब इंसुलिन को आपको इसको फिल्टर करना है, एक क्या इम्प्योर है, ठीक है। फिल्टर करने के लिए आप पहले तो आप देखोगे टीएलसी लगाओ, टीएलसी लगाने के बाद क्या कॉलम क्रोमेटोग्राफी लगा लो, ठीक है ना। तो आपको क्या है, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। फिर आपको एचपीटीएलसी लगा लो, एचपीएलसी लगा लो, जीसी लगा लो, जो आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। टेक्निक्स आप उसको आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो प्यूरिफिकेशन का पार्ट है, हम उसकी यहाँ चर्चा नहीं कर रहे, ठीक है। अब बात हम ये करें जैसे बैक्टीरिया की है, तो बैक्टीरिया के लिए जो इंसुलिन है वो क्या टॉक्सिक तो नहीं है, ठीक है ना। ये टॉक्सिक नहीं है तो ये बाहर क्या है, रिलीज नहीं करेगा, ठीक है ना। तो जब ये आप इंसुलिन आपको चाहिए तो सारे बैक्टीरियल सेल क्या करने का ऑटोलाइसिस करना पड़ेगा, और ऑटोलाइसिस जब करेंगे तो क्या बैक्टीरियल सेल्स क्या है, डिग्रेड हो जाएगा, और जब बैक्टीरियल सेल डिग्रेड हो जाएगा तो आप इसे क्या कर लीजिए, प्यूरिफिकेशन कर लीजिए, क्यों? क्योंकि साइटोप्लाज्म में क्या है, इंसुलिन है, ठीक है ना। तो ये इसको क्या बोलते हैं, इंट्रासेलुलर, ठीक है। सेकेंड क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर की हम बात कर रहे हैं, जैसे मान के चले कि आपने बैक्टीरिया लिया, ठीक है, आप चाहते हो कोई एंटीबायोटिक बनाना, क्या बनाना चाह रहे हैं, एंटीबायोटिक, ठीक है। आप चाहते हो कि पेनिसिलिन बनाए, ठीक है ना, पेनिसिलिन बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो पेनिसिलिन बनाना चाहते हैं तो पेनिसिलिन क्या है, ये बैक्टीरिया के लिए क्या है, टॉक्सिक है, ये बैक्टीरिया जो है ये क्या है, टॉक्सिक है ना, इसके लिए ये तो टॉक्सिक है, ठीक है। तो जब ये जीन्स
को जैसे आपको पता है कि पेनिसिलिन कौन आता है, फंगस, क्या फंगस कौन सा, पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है ना। तो पेनिसिलियम नोटेटम बना रहा है क्यों, क्या पेनिसिलिन का सिंथेसिस करता है फंगस में, फंजाई में, ठीक है ना। तो आप इसका जीन जो है आप इसमें आप ट्रांसफर कर रहे हैं, जीन वेक्टर बनाकर ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए क्या टॉक्सिक है। तो बैक्टीरिया क्या करेगा, जो भी पेनिसिलिन बनेगा ट्रांसलेशन हुआ, ठीक है ना, तो ट्रांसलेशन क्या है, आपको पेनिसिलिन क्या बाहर रिलीज कर देगा। तो यहां पे क्या होता है, ऑटोलाइसिस का जो प्रोसेस है आपको इसको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आने आपको एक्स्ट्रा सेलुलर में क्या होता है, बैक्टीरिया को डिग्रेड करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। लेकिन इंट्रासेलुलर की हम बात कर रहे हैं तो इंट्रासेलुलर में क्या होता है, बैक्टीरिया का आपको ऑटोलाइसिस करना पड़ेगा, डिग्रेड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो कंटेंट्स है इंसुलिन का, जो कंटेंट्स था वो कहां था, साइटोप्लाज्म में था, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म को बाहर लाना है, बाहर लाने के लिए उसको ऑटोलाइसिस करना पड़ेगा, डिग्रेड करना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे डिग्रेड करने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि सारे कंटेंट्स क्या है अपने सेल से बाहर कर दिया, टॉक्सिक इसलिए बाहर कर दिया। आप उसको क्या करें, फिल्टर कर लें। आप उसको फिल्टर करने के बाद क्या है, आप उसको प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं, तो प्यूरिफिकेशन कीजिए। पहले तो आप कंटेंट्स पहचाने कि कितने कंटेंट्स हैं वहाँ पे, ठीक है। और वो कंटेंट पहचानने के बाद क्या है, उसके लिए आप TLC लगाएंगे, ठीक है ना, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी लगा लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिए, उसके बाद कॉलम कर लीजिए, कॉलम क्रोमेटोग्राफी कर लीजिए। फिर उसके बाद अगर प्यूरिफिकेशन और करना है तो HPLC कर लीजिए, GC कर लीजिए, ठीक है ना। कौन आपको अगर सीक्वेंसिंग करना है तो सीक्वेंसिंग कर सकते हैं, प्रोटीन सीक्वेंसिंग आप करवा सकते हैं, ठीक है। तो टेक्निक से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। थर्ड टॉपिक की हम बात करते हैं रिएक्शन कॉसेंट की, ठीक है ना। तो रिएक्शन कॉसेंट क्या है कि कोई भी प्लांट्स, ठीक है ना, या कोई भी आप सब्सटेंट खा रहे हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड्स है, प्रोटीन्स है, ठीक है ना। तो जब उसका मेटाबॉलिज्म होगा, ठीक है ना, तो क्या होगा, CO2 रिलीज करेगा, ठीक है ना। तो CO2 रिलीज करेगा, ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा, तो क्या होता है, RQ जो वैल्यू है, ठीक है। ये क्या होता है, R के बराबर क्या होता है, CO2 अपॉन O2। जितना CO2 निकलेगा और जितना O2 क्या है कंज्यूम किया, ठीक है ना, डिग्रेडेशन के लिए। अब हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट में पता है आपको ना, 6 CO2 रिलीज होता है और क्या है 6 O2 कंज्यूम होते हैं, ठीक है। अगर आप इसको क्रॉस करें तो क्या है 1 मिलेगा। तो कार्बोहाइड्रेट का RQ वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, ठीक है ना। हम फैट की बात करें तो क्या होता है, RQ लेस देन 1 होता है, यानी 0.7 होता है, ठीक है ना। ऐसे ही प्रोटीन का आप निकाल सकते हो, प्रोटीन का क्या होता है, ये भी लेस देन 1 है, कितना है 0.9, ठीक है ना। हम बात करते हैं, अगर एनारोबिक की बात करते हैं तो एनारोबिक में क्या होता है, आपको CO2 तो वहां पे है लेकिन O2 नहीं है, और O2 नहीं है तो क्या हो जाएगा, इसका इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है ना। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं, ऑर्गेनिक मतलब मैलिक एसिड की, ठीक है ना। तो मैलिक एसिड क्या होता है, आपको मोर देन 1 होता है, 4 के आसपास होता है, 4 होता है, ठीक है ना। सेम अगर जर्मेटिंग सीड की हम बात करें, इसका बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना, मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो ये RQ वैल्यू, आपको RQ वैल्यू याद रखना है, क्यों, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से, ठीक है। आपको पूछ दिया कि आप कार्बोहाइड्रेट का RQ वैल्यू बताएं, ठीक है ना, तो वहाँ पे आप निकालने मत लगिए, ठीक है ना। सिंपली 1 होता है तो आपको वहाँ पे 1 पर टिक लगाना है। फैट का पूछ रहा है तो 0.7 होता है, प्रोटीन का 0.9 होता है, एंड आपको एनारोबिक की पूछ रहा था क्या, इनफाइनाइट होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक मैलिक एसिड का पूछा तो 4 होता है, ठीक है। जर्मेटिक एसिड का तो मैक्सिमम होता है, तो आपको वहाँ पे बताना है, ठीक है ना। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक आपको मतलब
एक आपको लिख निकालने वहाँ बैठ जाइए, ठीक है ना। आपको सिंपली याद रखना चाहिए, वहाँ पे अगर कोई पूछता है आपसे तो सिंपली आपको वहाँ पे टिक लगाना है, ठीक है ना। आप सोचना वहाँ पे ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद लास्ट टॉपिक यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको क्या, ट्रिपल पी, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। देखो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे की अगर हम बात कर रहे हैं तो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में क्या होता है कि आप देखो ठीक है ना, ट्रिपल पी, ठीक है। ट्रिपल पी को ही बोलते हैं क्या, HMP पाथवे बोलते हैं, ठीक है ना। HMP पाथवे करने का मतलब हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे या सन, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट सन यानी HMP, ठीक है ना। या इसी के नाम से और भी बोलते हैं क्या, आपको डायरेक्ट ऑक्सीडेशन पाथवे, ठीक है ना। एक नाम से और आप जानते हैं कौन सा, क्या है, बार्बर डिकेंस पाथवे, ठीक है ना। साइंटिस्ट का नाम है तो आप ये भी याद रख सकते हो, बार्बर डिकेन, ठीक है ना। तो 4 नाम से आप इसको याद रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि किसी भी नाम से आपको पूछ सकते हो, ठीक। देखिए ये होता क्या है बेसिकली, ठीक है ना, क्या है, जैसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स था, ठीक है ना। ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स क्या करता है कि यहाँ पे 1 ATP का कंजम्पशन करता है, ATP कंज्यूम करता है, ठीक है। 1 ATP कंज्यूम करके क्या बनाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये एंजाइम कौन सा, हेक्सोकाइनेज, ठीक है। इसका अगर हम साइट की बात करें तो साइट क्या है, साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। ये कहां होगा, साइटोप्लाज्म में होगा, ठीक है ना। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, ठीक है ना। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब बनता है तो ऑलरेडी पहले से भी साइटोप्लाज्म में क्या होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होंगे। ऐसा तो नहीं कि पहली बार हो रहा है ना, पहले भी हो रहा होगा, ठीक है, पहले भी बना होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे एंजाइम्स अवेलेबल है, ठीक है। तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना होगा, ठीक है ना। तो क्या होता है, जो और है 5 मॉलिक्यूल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या होता है, कंबाइन करते हैं, ये दोनों कंबाइन करते हैं, ठीक है ना। और क्या बनाता है, 6 मॉलिक्यूल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है ना। 6 मॉलिक्यूल क्या बना रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता है, ठीक। अब 6 मॉलिक्यूल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, 6 मॉलिक्यूल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में क्या है कि यहां से CO2 रिलीज होता है, 6 कार्बन से क्या है, ठीक है। तो 1 मॉलिक्यूल्स में 1 CO2 रिलीज होगा तो क्या होगा, 6 CO2 रिलीज होता है, ठीक है ना। 12 मॉलिक्यूल्स NADPH2 का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। और क्या बनाता है, अब देखो बात समझो, जैसे 6 मॉलिक्यूल्स निकल गया तो कार्बन हमारे पास कितना था, 6 ग्लूकोज कार्बन का, तो 6 से 36 है, ठीक है। 6 निकल गया तो कितना बता, कितना बचा, 30, ठीक है। और जब 30 बचा तो इसमें क्या होता है, क्या बनता है, 5 मॉलिक्यूल्स, सॉरी 6 मॉलिक्यूल्स क्या बनेगा, राइबोलोज, ठीक है ना, 5 फॉस्फेट, क्योंकि राइबोज शुगर कैसा, पेंटोज शुगर है, ठीक है ना। तो 6 मॉलिक्यूल, 6 × 30, कार्बन आपका क्या बैलेंस है, ठीक है ना। ये जो राइबोलोज शुगर है, राइबोलोज 5 फॉस्फेट बनता है, ये क्या होता है, ये कन्वर्ट होकर इसमें 6 मॉलिक्यूल्स बनाता क्या, राइबोज 5 फॉस्फेट, ठीक है ना। राइबोज क्या बना, 5 फॉस्फेट बना, ठीक है ना।
अब राइबोज 5 फॉस्फेट जब बन गया तो राइबोज 5 फॉस्फेट क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, 5 मॉलिक्यूल्स फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। और 5 मॉलिक्यूल फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का किसमें कन्वर्ट हो जाता है आपको, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। क्यों, क्योंकि आइसोमेराइजेशन होता है ना ग्लाइकोलाइसिस में, तो यहाँ पे एंजाइम से, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ये साइटोप्लाज्म में हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट ऑक्सीडेशन पाथवे। ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर हम एटीपी की बात करें, ठीक है ना, तो एटीपी की हम बात कर रहे हैं, तो अब देखो बात समझो, 1 NADH2 मॉलिक्यूल्स, NADPH2 मॉलिक्यूल्स कितना बनाता है, 2.5 या 3 ATP, ठीक है ना। तो 12 है तो कितने बनेंगे, 36 ATP ये बनेगा, ठीक है ना। एक एटीपी हम मान के यहाँ पे कंजम्पशन हुआ, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, तो इसको नहीं काउंट करते हैं, हम सिर्फ इसको काउंट करते हैं जो इनिशियल में बना अभी इस पाथवे के लिए, ठीक है ना। तो -1 कर दीजिए, कितना हुआ, 35 एटीपी, ठीक है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया होता, एरोबिक रिस्पायरेशन होता, तो कितना एटीपी बनता, 38 एटीपी बनता, ठीक है ना। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, ठीक है, उसके बावजूद भी ट्रिपल पी के पाथ अगर फॉलो करता है तो कितना एटीपी मिल रहा है, 35 एटीपी मिल रहा है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि ये पाथवे पूरे बॉडी में होता है, नहीं ऐसा नहीं, ठीक है। ये आपको कहां कहां होगा, अगर इसकी एग्जांपल्स की हम बात करें तो एग्जांपल्स कहां कहां होता है, आपको टेस्टिस में यहां होता है, ओवरी में होता है, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड में आपको मिलेगा, ठीक है, आपको आरबीसी में मिलेगा, ठीक है ना। तो ये जब मिलते हैं, जैसे मेमोरी ग्लैंड की हम बात करें, ठीक है ना, तो मेमोरी ग्लैंड में भी आपको मिलेगा, ठीक है। देखो ट्रिपल पी पाथवे बहुत बड़ा है, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि इतना छोटा है, ठीक है। लेकिन मैं उसको कंपाइल कर दिया हूं, जो जरूरत की चीजें हैं मैंने उसी को यहाँ पे, जो जरूरत जो कंपोनेंट है ना मैंने उसको कंट लिया है, ठीक है, बाकी को मैंने हटा दिया, ठीक है। तो आपको बेसिकली याद क्या रखना है कि कहाँ होता है, तो साइटोप्लाज्म हो रहा है, साइड इतना है, कितना एटीपी का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है ना, और कहाँ कहाँ हो रहा है, ठीक है ना। जैसे आप कहते हैं, जैसे आप बात समझो आरबीसी की हम बात करें, ठीक है ना। आरबीसी आपको पता है कि जैसे जैसे मैचुरेशन होगा आरबीसी का, उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस हो गया, जो भी ऑर्गेनेल्स वगैरह, माइटोकॉन्ड्रिया, जो भी ऑर्गेनेल्स हैं सारे क्या होते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन आरबीसी की अगर हम लाइफ स्पेन की बात कर रहे हैं तो कितने हैं, 120 डेज है। तो 120 डेज आरबीसी कैसे लाइव है, ठीक है ना। तो 120 डेज अगर वो लाइव है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो उसको एटीपी कहीं मिल रहा होगा, क्योंकि अगर साइटोप्लाज्म सिर्फ है तो 2 एटीपी से वो जिंदा नहीं रह सकता है, ठीक है ना। 2 एटीपी से आपका ट्रांसपोर्टेशन आपके बॉडी में ऑक्सीजन का नहीं करेगा, पूरा कंटेंट्स मेटाबॉलिक प्रोसेस को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, आयंस है, ठीक है, हार्मोन्स वगैरह है, ठीक है ना, सब कुछ जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ब्लड से नहीं कर सकता है, ठीक है, वो डिग्रेड कर जाएगा, ठीक है ना। तो वो अगर लाइव है तो उसको कहीं ना कहीं एनर्जी सपोर्ट मिल रहा होगा, ठीक है। तो आरबीसी से जैसे जैसे मैचुरेशन होगा वो किस पाथवे को फॉलो करता है, पहले तो एरोबिक पाथवे चल रहा था, लेकिन वो किस में कन्वर्ट होता चला जाएगा, ट्रिपल पी में, क्योंकि ट्रिपल पी से आपको कितना मिल जाएगा, 35 एटीपी, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया डिसअपियर हुआ है, लेकिन साइटोप्लाज्म में जो एंजाइम उसको मिलना चाहिए वो तो साइटोप्लाज्म एंजाइम्स है, और वो एंजाइम्स क्या कैरी करवा देगा, ट्रिपल पी, ठीक है ना। तो क्या है, 120 डेज सर्वाइव करता, धीरे 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 क्या है उसमें कमी आती जाएगी, तब डिग्रेड कर जाएगा वो, ठीक है ना। तो ये कंडीशन होता है ट्रिपल पी का, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिस्पायरेशन खत्म हो जाता है, ठीक है। आपको जो इससे प्रीवियस वीडियो हैं, ठीक है ना, वो हमने इसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, ठीक है, उसमें आपको सभी वीडियो के प्रीवियस वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, ठीक है, आप वहाँ इसको देखें, ठीक है। और हमारे जो चैनल्स है उसको सब्सक्राइब करें, ठीक है, बेल आइकन दबाएं, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसका
कोई भी जो न्यू नोटिफिकेशन होगा, न्यू वीडियोज होंगे, आपको सबसे पहले मिले। ठीक है ना। तो ये आप इतना कर लीजिए। ठीक है, इतना करने बाद ये आपको हेल्प करेगा, कहीं भी आप रेफरेंस में पढ़ रहे हैं तो कहीं भी आपको ये हेल्प करेगा। ठीक है ना। आई होप कि आपको हेल्पफुल होंगे। ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू।